बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड इन शॉर्ट PTSD जिसको कहा जाता है। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आज हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और इसके ट्रीटमेंट पर बात करने से पहले हम लोग इसका दोबारा से, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी चंद बातें की थी, उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ ताकि अगर किसी को इस वीडियो से अगर मदद मिलती है तो उनको पता होना चाहिए कि PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है। यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ऐसा हादसा, ऐसा ट्रॉमा जो कि पहले से ही हो चुका है या एक्सपीरियंस किया जा चुका है और उसके कुछ असरात, यानी कि एक एक्सीडेंट है, बंदे ने वो एक्सीडेंट या तो बंदे के मरीज़ के साथ खुद हुआ है या उसने किसी के साथ होते हुए देखा है और वो खुद उसका विटनेस रहा हो, तो वो उसके कुछ असरात इंसान के जहन पर रह जाना लंबे अरसे तक, जो कि बाद में उसको तंग करें, तो उसकी वजह से ये उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। अच्छा जी, इसकी अलामत क्या क्या होती हैं? जैसे कि स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामत होती हैं, इसकी भी तकरीबन ऐसी अलामत होती हैं। सिर्फ दो अलामत जो होती हैं जो स्पेसिफिक इसकी होती हैं, वो क्या होती हैं? यानी कि इसमें मरीज़ का सांस बंद होने वाली फीलिंग आती है, दिल घबराना और हाथ पाँव का फूलना, बेचैनी होना, अचानक से शॉक आ जाना, यानी कि अचानक से किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो डर जाना। और इसके अलावा दो जो स्पेसिफिक जो इस मर्ज़ के साथ सिम्टम्स जुड़े हैं वो कौन से हैं? नाइटमेयर्स या दूसरा कौन सा है? फ्लैशबैक्स यानी कि जिसको हम लोग रीलिविंग एक्सपीरियंस भी कहते हैं, यानी कि पहले से एक्सपीरियंस जो हो चुका है उसको दोबारा से जहन में महफूज कर लेना, यानी कि याद रखना, यानी कि वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहे। जो ट्रॉमा जो हुआ है वो आपको इमेजिनेशन में बार बार याद आता रहे, रिमाइंड होता रहे, यानी कि उसकी छोटी सी भी बात हुई है तो उसका आपको फ़ौरन से याद आ जाए। तो किसी ने अगर बात की या तो वो ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपको वो दोबारा से सारा इवेंट रिकॉल हो जाता है, वो ट्रॉमा दोबारा से आपकी इमेजिनेशन में ताज़ा हो जाता है। और नाइटमेयर्स यानी कि डरावने ख्वाब आना, डर लगना चीज़ों से, उस एक्सपीरियंस को दोबारा ना करना, उस तरह का डर लगना, उसके बारे में डरावने ख्वाब आना, नींद की कमी हो जाना, नींद से अचानक से जाग जाना, तो बेचैनी वगैरह होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन में चले जाना, तो ये इस तरह के स्ट्रेस वाले इसमें होते हैं। उसके अलावा दो अलामत जो मैंने बताई, फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स वाले, ये इसके साथ मुंसलिक होते हैं स्पेसिफिक। इसके अलावा ये किन मरीज़ों में होता है? जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, या जो किसी की मौत की खबर सुन के, जो लोग किसी पे अपनी फैमिली मेम्बर पे, किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ होगी और वो पूरी फैमिली का जिसने खर्चा उठाया हुआ था, लोग उस पर डिपेंडेंट थे, तो उन फैमिली मेम्बर्स में भी इसको होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। अच्छा जी, इसकी ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, यानी कि 4 हफ्ते में इसके सिम्टम्स जो हैं वो 4 हफ्ते तक अगर इसी तरह से रहें, परसिस्ट रहें, या अगर 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने तक इसके सिम्टम्स ये बरकरार रहे, इंसान यही सारा कुछ दबाव, जहनी दबाव और नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक सारा कुछ फील करता रहे, तो हम तब इसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अच्छा जी, ये के लोगों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किन लोगों को होता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना हुआ है कि कुछ लोग तो इसके प्रोसेस से, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिज़िलिएंट होते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, यानी कि उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया तो वो उससे वो लोग निकल आए, तो वो ऐसे लोग तो इस तरह के हादसा से निकल आते हैं, यानी कि थोड़ा अरसा वो हादसा रहा, लेकिन उस अरसे के बाद वो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपोजर जो है वो गायब हो गया, वो उस हादसे से निकल आए। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इस तरह के हादसा से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो इस तरह की उन्हें हादसा जो है वो तंग करते हैं, तब वो उनके लिए ये मुश्किल हादसात को काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो हादसात को हम किस तरह से, फिर वो मंशियात लेने वाले लोग इस चक्कर में मंशियात लेना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए भी तदाबीर करनी पड़ती हैं, तो वो मरला ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। हमारे दिमाग में ये होता क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं।
हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में मेमोरी में स्टोर करते हैं। जो कोई भी ऐसा दर्दनाक या पेनफुल वाक़या होता है उसको कम शिद्दत वाला करके हमारी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ताकि हम उससे रिज़िलिएंट होके हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि हम बाहर निकल आएँ। लेकिन बाज़ औक़ात कहीं जगह पे ये इस तरह का प्रोसेस में हमारा दिमाग फ़ेल हो जाता है। तो उस क्योंकि कई लोगों की इम्यून सिस्टम इतना रिकवर नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने बचपन में कोई ऐसे हादसा देखे हैं या उनके साथ ऐसे कोई ट्रॉमास हुए हैं, घरेलू तशद्दुद हुए हैं, फैमिली में इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बूस्ट बैक करने वाला जो मरहला होता है, रेज़िलियंस जिसे हम कहते हैं, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। तो वो उनको ये जो डिसऑर्डर है वो हादसा होने की वजह से तंग करता है। यानी कि अगर एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बाइक से गिरा है, तो वो बाइक पे दोबारा जाने पे अवॉइड करेगा, बाइक पे उस जगह पे जाने पे अवॉइड करेगा, बाइक पे बैठने पे अवॉइड करेगा। अगर किसी ने कहा कि चलो हमारे साथ कोई इस तरह का मरहला है, तो उस जगह पे जाने से अवॉइड करेगा। यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो अवॉइडेंट करने वाला बिहेवियर बन जाएगा। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। इसका दो तरह से, हर बीमारी की तरह से दो तरह से हो सकता है ट्रीटमेंट। या तो सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है, या हम लोग काउंसलिंग या साइकोथेरापीज़ के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीका क्या है जी? हमारे दवाइयों के ज़रिए इलाज होता है। और कि हमसे लोग पूछते हैं कि क्या इस तरह का ट्रॉमा ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर तो सबसे पहले तो जो तरीका आता है वो आता है काउंसलिंग और साइकोथेरापी वाला तरीका। यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने सामने कुछ ऐसी टेक्निक्स या ऐसी वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आपको परफॉर्म कराते हैं जिसकी वजह से आप इस ट्रॉमा से निकल आते हैं। सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज आती हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो होती हैं, एक तो उसमें आ जाती है आपकी डीप ब्रीथिंग ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग आ जाती है। दूसरी आ जाती है आपकी PMR, यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। उसमें आपको वो कुछ ऐसी टेक्निक्स कराई जाती हैं जिनसे इंसान ट्रॉमा से निकल आता है। लेकिन ये पूरा इलाज नहीं, इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। इसके बाद एक मरहला आ जाता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का मरहला आ जाता है, जिसमें आपको लीस्ट टू मोस्ट एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं। एक्सपोजर पर, यानी कि जो हादसा पेश आया है उसका एक्सपोजर इंसान को इमेजिनेशन में कराया जाता है, फिर उसको रियलिटी में उस चीज़ से एक्सपोजर करवाया जाता है। यानी कि जो चीज़ें आपको पहले तंग कर रही हैं, जिनसे थोड़ा डर लग रहा है, उसकी हायरार्की बनाई जाती है, फिर ज़्यादा 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 इस तरह से उनका एक्सपोजर कराया जाता है। फिर पहले, क्योंकि इंसान कई बार उस जगह पे नहीं जा सकता, तो उसको इमेजिनेशन में पहले उसका एक्सपोजर कराया जाता है, और उसके बाद इस तरह से उसको रियलिटी में उसका एक्सपोजर कराया जाता है। और ये टेक्निक्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने सामने परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद कुछ CBT का मरहला भी आता है, यानी कि आपके कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का रवैयों को और सोचों को जो आप तब्दील करने का मरहला आता है वो भी आता है। तो अगर कोई बंदा इस तरह के मसाइल से दो चार है, तो वो अपने किसी भी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को फिर जाके सेशन ले और अपना ट्रॉमा जो है वक्ती तौर पे उससे बाहर आए। अच्छा जी, हमारे अंदर कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस तरह की हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में अल्लाह की तरफ से होती है कि अगर हम किसी इंसान खुद ब खुद उससे रेज़िलियंस इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान खुद ब खुद कोई थोड़े अरसे तक उस ट्रॉमा से दो चार होता है, लेकिन बाद में वो उसको भूल जाता है और बाउंस बैक कर देता है। क्यों? हमारे मैकेनिज़्म इस तरह के कुछ बने हुए हैं दिमाग में। लेकिन अगर आप किसी शख्स से पूछें तो हमारे याददाश्त अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक भूलने वाला मैकेनिज़्म, ऐसे मेमोरी प्रोसेस इस तरह से होती है कि वो पेनफुल चीज़ें ज़्यादा याद भी नहीं रहती। अगर आप किसी इंसान के जो कि किसी हादसे से दो चार हुआ है, आप उसको पूछेंगे ना कि वो ट्रॉमा को पूरा एक्सप्लेन कर दे, तो वो एक्सीडेंट को आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? जो तीसरा तरीका आ जाता है, आप उसको उसकी हौसला अफजाई करें, उसको अप्रिशिएट करें और उसको वो चीज़ें याद करवाने की कोशिश करें ताकि वो उससे पूरा एक्सपीरियंस करे।
फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मुकम्मल तौर पे इसकी टेक्निक्स के ज़रिए अपनी जो ट्रॉमा की नौयत है, शिद्दत है, उसको कम करें और उससे बाहर निकलें। फिर उसके बाद वही मरहला आ जाता है, सिस्टमैटिक दवाइयों वाला मरहला आ जाता है। यानी कि कुछ ऐसे दवाइयाँ आ जाती हैं, SSRIs का कुछ एक ग्रुप है जिसको सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। उसमें से दवाइयाँ आप एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल होता है अगर ट्रॉमा की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है और काउंसलिंग और इन चीज़ों से नहीं ठीक हो सकती, तो फिर साथ में दवाइयाँ लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दवाइयाँ कितने अरसे तक लेनी चाहिए और क्या दवाइयों का अरसा 1 साल की मुद्दत तक भी होता है, लेकिन ये दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको नींद की दवाइयाँ भी ये लोग कहते हैं, तो इसमें फिर इंसान के ज़हन में वो उस तरह फिर उसकी आदत पड़ जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए फिर और दूसरी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो इस मरहले से वैसे ही हम लोगों को अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉमा आप बगैर किसी दवाई के भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके बाकायदा से सेशन लें। कई लोगों को नहीं पता होता कि वो किस मसले से दो चार हैं और क्या नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो लोग आपको अवेयरनेस दी जाती है इन वीडियोस के ज़रिए, तो आप लोग उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि वो किस मसाइल से दो चार हो रहे हैं और वो उन्हें किस तरह से उससे बाउंस बैक करना है और किस तरह से मदद लेनी है। मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप बजाय इसके कि वो उस ट्रॉमा से दो चार होते रहें, उससे बाउंस बैक करके तो अपने आप को उससे निकालें। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए, अवेयरनेस वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी इस मदद से किसी दूसरे की जान बच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।